नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत का दूसरा भाग पूरा करेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर का पिछला भाग जो कि वीडियो फर्स्ट में पूरा कर लिया है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके वो पुरानी वीडियो देख ले और वह इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के बारे में और भी अच्छे तरीके से समझ सकेगा। तो गाइज, जिसको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि इन वीडियो से आपके मित्र को, आपके फ्रेंड्स को हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ उनको शेयर भी कीजिए, उनको भी बताइए कि इस वीडियो के अंदर हम किस प्रकार से चैप्टर का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम दूसरे भाग की, चैप्टर सेकंड के। तो इससे पहले हम दूसरे भाग का हमने जो पूरा किया उसमें हमने सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने सोवियत प्रणाली के बाद देखा था कि किस प्रकार जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ की व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे, यानी जो चीज़ खत्म हो गई थी उसको दोबारा से वो ठीक करना चाहते थे। सोवियत संघ की व्यवस्था में सुधार करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने दो नीतियों को चुना, दो नीतियों का प्रयोग किया। उन नीतियों का नाम ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका है। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा पिछले वीडियो में कर ली है। और इसके बाद हमने बात करी थी सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। मैं इसके बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि अक्सर फाइनल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक शुरू होना है उसका जो स्टार्टिंग होती है वो इस क्वेश्चन से होती है कि गैरेज सेल से आप क्या समझते हो। तो गैरेज सेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि शॉक थेरेपी जो थी, शॉक थेरेपी के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि शॉक थेरेपी है क्या। बाकी मैं एक बार फिर बता देता हूं, शॉक थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से वर्ल्ड बैंक और जो है IMF वो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी जो 1991 के बाद खराब हुई थी या फिर खत्म हुई थी उसको एक नया रूप देना चाहते थे। उसको नया रूप देने के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई, एक सिद्धांत अपनाया जिसका नाम है शॉक थेरेपी। इसका अर्थ क्या था कि इसके द्वारा जो IMF थे और वर्ल्ड बैंक थे वो जो है सोवियत संघ की व्यवस्था में एकदम से साम्यवाद से पूंजीवाद का बदलाव लाना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप जो है सोवियत संघ को वो ठीक करना चाहते थे, जिसके कारण क्या हुआ मैंने बताया कि पूरे सोवियत संघ के अंदर शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो बड़े बड़े कारखाने थे उनको प्राइवेटाइजेशन करने के हेतु उनको क्या किया जा रहा था, उनको कंपनियों को कम दामों में बेचा जा रहा था, व्यक्तियों को औने पौने दामों में छोटे मोटे रेटों पर जो है उन कंपनियों को बेचा जा रहा था। और इसी को यानी बड़े बड़े उद्योगों को छोटे या फिर कम औने पौने दामों में सरकार ने बेचा व्यक्तियों को, और यही घटना पूरे विश्व के अंदर जो है गैरेज सेल के नाम से मशहूर हुई। तो एक बार पढ़ लीजिए इसको एक बार। सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी के कारण वहां की साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी में बदला जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के विशाल कारखाने जो थे उनको मिट्टी की कीमत के समान दामों पर निजी क्षेत्रों को बेचा जा रहा था। और ये विश्व में यही घटना, यानी बड़े बड़े उद्योगों को हम छोटे या फिर बहुत कम आंक करके छोटे मोटे दामों पर बेच रहे थे, उसी को हम कहते हैं गैरेज सेल। गैरेज सेल मतलब कुल मिलाकर के जो खराब सामान होता है या फिर जो पुराना सेकंड हैंड सामान होता है उसको जब मार्केट में बेचा जाता है तो सेकंड हैंड माल का जो कीमत होती है वो बहुत कम लगा दी जाती है। और ऐसा जो स्थान होता है जहां पर सेकंड हैंड माल मिलता है उसको हम गैरेज बोलते हैं, या गैरेज सेल मतलब गैरेज बोल करके, और वहां पर जहां बिकता है ये पुराना माल वहां पर हम गैरेज सेल का संज्ञा दी जाती है उसको। तो इसीलिए गैरेज सेल शब्द जो है सोवियत संघ के अंदर, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो बड़े बड़े उद्योगों को छोटे मोटे दामों पर बेचा जा रहा था उसी घटना को गैरेज सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद तनाव और संघर्ष की स्थिति से आप क्या समझते हो। देखिए मैं आपको बता दूं, जो सोवियत संघ बना वो 1917 की क्रांति के बाद लगभग पूरा रूप में आया 1920 तक, और उसके बाद 1920 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ एक समूह के रूप में काम करता रहा। परंतु 1991 तक आते आते सोवियत संघ के अंदर की जो स्थिति थी बहुत खराब हो चुकी थी, उसके कारण जो है लोग उससे अलग होना चाहते थे। और ऐसा ही हुआ 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अधिकतर देश या फिर कहें सारे देश जो 1920 तक जो है सोवियत संघ से जुड़े थे, और कुल मिलाकर के 15 देश शामिल थे सोवियत संघ के अंदर, और उन्होंने सब ने सोवियत संघ से हटने का
जो डिसीजन लिया 1991 में लिया। परंतु क्या हुआ कि कुछ देश जो सोवियत संघ से अलग होने के लिए छटपटा रहे थे और बहुत ज़्यादा बेताब थे सोवियत संघ से अलग होने के कारण, परंतु वहाँ पर क्या हुआ कि विघटन के बाद ना उन देशों में जो देश अलग होने के बारे में सोच रहे थे वहाँ पर तनाव पैदा हो गया, संघर्ष पैदा हो गया। और वो संघर्ष और तनाव इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जो देश आज़ाद हुए वहाँ पर जो पुरानी सत्ताधारी पार्टियाँ थीं या फिर जो सोवियत संघ से मिलने से पहले जिन लोगों का दबदबा हुआ करता था, उन लोगों ने दोबारा से सत्ता को अपने हाथों में रखने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। और इसी कोशिश के अंदर जो सत्ताधारी पक्ष था या फिर और अन्य जो लोग थे जो सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे, अक्सर उनके बीच में संघर्ष और तनाव की स्थिति देखी गई। तो उसके बारे में हमें इसी टॉपिक में पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या संघर्ष था सोवियत संघ से अलग होने के बाद किन किन देशों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेचन्य और दागिस्तान। चेचन्य और दागिस्तान दो ऐसे देश हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए थे 1991 में, और कुछ ही समय के भीतर चेचन्य और दागिस्तान दोनों ही देशों में लगभग 1994 में या फिर कहूँ 94 में गृह युद्ध शुरू हो गया। और गृह युद्ध ये शुरू हो गया और मॉस्को ने चेचन्य विद्रोह से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए। मॉस्को जो है सोवियत संघ की राजधानी है और उन्होंने इसको जो है इस चेचन्य का जो गृह युद्ध था इसको निपटाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, परंतु जो तरीके अपना रहा था मॉस्को वो इन विद्रोह को दबाने में असफल रहा। हालांकि मॉस्को ने इसके पीछे जो भारी बमबारी की, उस बमबारी के अंदर जो है चेचन्य और दागिस्तान के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत बड़े लेवल पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। परंतु जो है चेचन्य और दागिस्तान के जो गृह युद्ध थे उनको आंदोलनों को शांत नहीं किया जा सका। यानी जो लोग कल सोवियत संघ से आज़ादी के लिए या फिर सोवियत संघ से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ाद होने की मांग कर रहे थे, अब वही देश अपने देश के अंदर या फिर कहें स्थानीय जो शक्तियां थी उन शक्तियों के हाथों दोबारा से शोषित होता हुआ महसूस कर रहे थे। अगला देखते हैं कौन सा देश था। अगला है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान एक जो सोवियत संघ का ही एक भाग हुआ करता था 10 वर्षों तक, यानी कुल मिलाकर के 1991 से यानी 1991 से जो है 2001 तक 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा तजाकिस्तान। और गृह युद्ध वही सत्ता के लिए हो रहा था वहां पर। और 1997 में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए वहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए उनकी सरकारों के साथ में जो गृह युद्ध कर रहे थे। परंतु उस जो संधि था, उस संधि जो कराई गई थी 1997 में, उसका भी कोई ज़्यादा व्यापक जो है लाभ नहीं मिला। और अभी भी वहाँ पर कभी कभार जो है हिंसा भड़क उठती है। इसके बाद बात करते हैं अजरबैजान। तो अजरबैजान का एक प्रांत है जिसका नाम है नगर्नो। तो जो है अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो अलग होकर अर्मेनिया से अलग होकर अर्मेनिया में मिलना चाहता था। तो नगर्नो अर्मेनिया का एक प्रांत है, ठीक है। इससे अलग होकर ये जो है नगर्नो इसमें मिलना चाहता था अर्मेनिया में। तो इसको मिलने के लिए वहाँ पर यह युद्ध शुरू हो गया, वहाँ पर अशांति फैल गई अजरबैजान में। और इस अशांति ये जो है अजरबैजान के अंदर काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। जो देश सोवियत संघ से अलग हुए थे उन देशों के अंदर तनाव और संघर्ष को लेकर के। बात करते हैं जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान। तो ये देश भी ऐसे ही देश हैं जो सोवियत संघ के भाग हुआ करते थे, परंतु इन देशों के अंदर भी संघर्ष और तनाव की स्थिति चलती रही। जैसे बात करें आदि सभी राज्य स्थिति समान थी, पर सभी घरेलू अशांति से प्रभावित होकर गृह युद्ध में लगे हुए थे। देखिए सभी जो देश थे जिनके बारे में हमने बात की अभी पिछले कुछ 2-3 मिनटों में, वो है चेचन्य, दागिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान। ये देश ऐसे थे जो सोवियत संघ से अलग होकर जो है तनाव और संघर्षों की स्थिति में आ गए थे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ से भारत के संबंध किस प्रकार के थे। देखिए पूर्व सोवियत संघ से अर्थात आपको भारत के जो संबंध हैं वो 1991 से पहले के बताने पड़ेंगे सोवियत संघ के बारे में। तो मैं आपको पहले भी मैंने बताया था, मैं आपको एक बार फिर बता दूं। सोवियत संघ शुरुआत से यानी भारत की आज़ादी से एक ऐसा देश रहा है जो भारत के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। हमेशा उसने भारत के पक्ष में जो है भारत की मदद की है। और इसके पीछे का कारण ये है कि भारत की जो विचारधारा है
लगभग एक तरीके से समाजवादी विचारधारा है, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो हमारा अधिकतर जो झुकाव है वो साम्यवादी या फिर कहीं समाजवाद की तरफ ज्यादा है, और ऐसे ही सोच का साम्यवादी या फिर कहीं पूर्व सोवियत संघ था। इसके प्रति हमारी जो निष्ठा है, हमारे जो मूल्य हैं, वो हमेशा से इसके प्रति अच्छे रहे हैं, और इसने भी एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे मित्र होने का हमेशा भारत के प्रति जो है उसको यूज किया है, हमेशा भारत की मदद की है। अब हम बात करते हैं तो भारत ने अपनी आज़ादी के बाद से ही सोवियत प्रणाली से बहुत अधिक प्रभावित था। मतलब आज़ादी के तुरंत बाद से ही हम सोवियत प्रणाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि सोवियत प्रणाली का भी बहुत बड़ा हिस्सा समाजवाद का ही जैसा है, और हमारा जो विचारधारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, वो भी कहीं ना कहीं समाजवाद से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, इसीलिए हम उससे ज्यादा प्रभावित थे। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत कभी भी खुलकर या प्रत्यक्ष रूप से सोवियत गुट में शामिल नहीं हो सका, परंतु फिर भी भारत ने या फिर भारत के सोवियत संघ के साथ में निम्नलिखित प्रकार के संबंध थे। भारत की हमेशा मदद की है सोवियत संघ ने। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्थिक संबंधों की। तो आर्थिक संबंध कैसे थे, एक बार हम जान लेते हैं आर्थिक संबंधों के बारे में। तो आर्थिक संबंध में क्या है, भारत की सोवियत संघ द्वारा हमेशा मदद की गई है। तो विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में भारत के में विशाल उद्योग स्थापित किए हैं सोवियत संघ ने। मैं बात करता हूं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो 1956 से 1961 था, जिसमें भिलाई, रांची और बोकारो, आप इनके बारे में बता देता हूं। ये भिलाई, रांची, बोकारो एक बहुत बड़े उद्योग, इस्पात उद्योग कारखाने हैं, और जिनको लगाने में भारत के अंदर सोवियत संघ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिलाई की बात करूं, भिलाई जब भारत के अंदर स्थापित किया गया, तब जो है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे। तो यानी जब ये स्थापित किया गया था तो ये भिलाई मध्य प्रदेश के अंदर था, वर्तमान में जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। रांची जो है झारखंड के अंदर है, बोकारो उड़ीसा के अंदर है। तो ये सारे के सारे इस्पात कारखाने हैं बहुत बड़े बड़े, जो भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सोवियत संघ की मदद से स्थापित किए गए थे 1956 से 1961 के बीच में, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। 1955 से 56 में भारत ने निर्यातित माल का 0.6% हिस्सा रूस चाहता था। मतलब अब मैं बात करूं तो 55-56 तक जो हमारा व्यापार हुआ करता था, जो हम निर्यात किया करते थे, वो केवल 0.6% था, जो 1978 तक आते आते 1250 करोड़ रुपए का हो गया। यानी प्रति वर्ष जो है हम 1978 तक जो है 1250 करोड़ रुपए का व्यापार करने लगे रूस के साथ। इसके बाद ये देखिए, आपको ये आंकड़े बहुत मदद करेंगे आपका क्वेश्चन को एक प्रभावी रूप देने में। तो मैं बात करता हूं भारत पर विदेशी मुद्रा की कमी थी। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खुद के कोई बिजनेस नहीं था खास, ना ज्यादा बड़े बड़े उद्योग थे। तो इसके कारण से भारत विदेशों के साथ में व्यापार नहीं कर पाता था, और विदेशों के साथ यदि व्यापार नहीं करता था तो विदेशी मुद्रा की कमी होती थी, जिसे डॉलर कहते हैं। और उस डॉलर के अभाव में यदि हमें किसी विदेशी उपकरण की, विदेशी तकनीकी की आवश्यकता पड़ती थी, तो हम उस तकनीकी को अपने को ग्रहण करने में या उसे खरीदने में हम असफल होते थे, कभी सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी थी। तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ ने विदेशी विनिमय के लिए, यानी विदेशी लेन देन के लिए भारतीय मुद्रा को ही व्यापार का आधार बना लिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम भारतीय मुद्रा में ही जो है व्यापार करेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि जिससे भारत को बहुत मदद मिली, और उसमें ये बात शर्त थी कि अगर जब रूस को कोई चीज खरीदनी होगी तो वो डॉलर नहीं देगा, रूस भी भारतीय रुपयों को ही वापस में देगा। परंतु ये चीज तो भारत के फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है भारत की मदद की सोवियत संघ। तो अब बात करते हैं हरिद्वार के अंदर एक एंटीबायोटिक कारखाना सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया। एंटीबायोटिक मतलब दवाइयों का कारखाना सोवियत संघ की मदद से भारत के अंदर स्थापित किया गया। ये तो थे हमारे आर्थिक संबंध सोवियत संघ के साथ, और भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपका एक प्रभावी क्वेश्चन बनाने के लिए काफी है, और अगर आप और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप जो है खुद से थोड़ा काम कर सकते हो, और नेट से या गूगल की मदद से आप इसके अंदर आंकड़ों को जोड़ सकते हो। बात करते हैं राजनीतिक संबंध। मैं बता दूं, राजनीतिक संबंध सोवियत संघ के साथ भारत के बहुत ही अच्छे रहे शुरुआत से ही।
शुरुआत से ही सोवियत संघ ने जो है भारत की हर राजनीतिक मंच पर, और भारत ने सोवियत संघ की हर राजनीतिक मंच पर पूरी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के साथ मदद करने का पूरा प्रयास किया। सबसे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की यूएनओ के अंदर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुरक्षा परिषद में हमेशा भारत का पक्ष लिया है सोवियत संघ ने, और सुरक्षा परिषद में भारत के लिए वीटो पावर का प्रयोग सदैव जो है सोवियत संघ करता है, और भारत की मदद वीटो पावर का प्रयोग करके यूएनओ के अंदर भी की है सोवियत संघ ने। अब बात करते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारत की मदद सोवियत संघ के द्वारा ही की गई थी। पाकिस्तान या फिर हम बात करें अमेरिका और पाकिस्तान या फिर अन्य देश जो हैं वो भारत की मदद के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान स्वयं भारत की अमेरिका स्वयं भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति से नाखुश था। अब बात करते हैं 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था, जो बांग्लादेश को लेकर के हुआ था, तो जिसमें सोवियत संघ और भारत के बीच में एक मित्रता संधि हुई। इस मित्रता संधि के बाद ही सोवियत संघ और भारत के संबंधों पर आरोप लगाए जाते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो मात्र एक छलावा है, एक दिखावा है, जिसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के लिए ही गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। अमेरिका के साथ में गुटनिरपेक्षता का हवाला देते हुए भारत जो है दूरियां बनाता है, वहीं गुटनिरपेक्षता को छुपाते हुए भारत सोवियत संघ के साथ में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर करता है। इसीलिए भारत की जो है गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है। अब बात करते हैं जो मित्रता और सहयोग पर हस्ताक्षर किए 1971 में, और इस 71 के युद्ध के मतलब इस 71 में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान अमेरिका और चाइना की मदद मांग रहा था, और जो उसे मिलनी निश्चित थी वो मिल जाती, क्योंकि जो पाकिस्तान है 1954 से ही सीटों का सदस्य है। 1954 से ही जो है सीटों का सदस्य है। 1954 में बना था सीटों, जब ही से पाकिस्तान उसमें शामिल है, और उसके आधार पर पाकिस्तान को मदद मिलना लाजमी था। और साथ में 1962 के भारत और चाइना युद्ध के कारण चाइना भारत से नाखुश था, और इसीलिए वो चाइना भी पाकिस्तान को मदद देना चाहता था। ऐसी स्थिति में भारत को 1971 का युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हमारी रूस गई, और उन्होंने वहाँ सोवियत संघ गए और वहाँ जाकर उनके राष्ट्रपति के साथ में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। और इस संधि के बाद जो है भारत की मदद की जो है पेशकश की सोवियत संघ ने, और भारत की मदद करने के लिए वो आ गया है। और इसके बाद सोवियत संघ के साथ आने के बाद अमेरिका और चाइना को समझ में आ गया कि अगर हमने जो है भारत के प्रति कोई कदम उठाया तो ये भयानक परिणाम साबित होगा, तो इसीलिए उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में कोई दखलंदाजी नहीं की। तो एक ये था राजनीतिक परिणाम। अब हम बात करते हैं सैन्य और वैज्ञानिक मदद। अब सोवियत संघ ने भारत की सैन्य और वैज्ञानिक मदद भी बहुत ज़्यादा की है। तो हम बात करते हैं 1980 में सोवियत संघ ने भारत को 1300 करोड़ रुपए की सैनिक मदद दी थी। 1300 करोड़ रुपए की सैनिक मदद दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1984 में दोनों देशों के जो अंतरिक्ष यात्री जिसमें राकेश सिंह, शायद राकेश यादव नाम है उनका, राकेश सिंह थे, तो वो और सोवियत संघ के जो अंतरिक्ष यात्री थे, दोनों जो है अंतरिक्ष में गए, या फिर कहें पृथ्वी की जो परिक्रमा है, पृथ्वी का जो क्षेत्र है उससे बाहर गए, और वहां से घूम करके सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आए। ये एक वैज्ञानिक और सैन्य मदद के आधार पर इसको देखा जा सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब हम बात करते हैं भारत और सोवियत संघ के बीच में। अब हम देखते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आदान प्रदान। देखिए, हम जो हैं यानी सोवियत संघ और भारत, हम एक दूसरे की हर क्षेत्र में मदद करने की पूरा प्रयास करते हैं। भारत और सोवियत संघ के बीच में सदैव शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो संबंध मजबूत रहे हैं। भारत के जो लोग हैं या भारत के जो छात्र हैं वो सोवियत संघ जाकर के अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। सोवियत संघ के लोग भले ही कम मात्रा में आते हैं, लेकिन हाँ, भारत के अंदर अपनी संस्कृति को और भारत की संस्कृति को जानने के लिए अक्सर एक दूसरे के देशों में आते जाते रहते हैं। फिर हम संस्कृति के आधार पर देखें, संस्कृति हमारी फिल्मों से भी झलकती है। तो हिंदी फिल्में, विशेषकर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, राज कपूर की या राजेश खन्ना जैसे जो भारतीय कलाकार हैं, अभिनेता हैं, इनकी फिल्मों को
सोवियत संघ के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। कहा जाता है कि जब 70 का दशक चल रहा था, 70 के दशक और 80 के दशक के अंदर राज कपूर और अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हुआ करती थी, हर 10वें घर के अंदर जो है देखी जाती थी सोवियत संघ के अंदर। अब बात करते हैं 1981 में भारत और रूस ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए कई समझौते किए। इन समझौते के कारण अब हम संस्कृति और शैक्षणिक विकास के लिए, वृद्धि के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए हम समझौते को तैयार हुए। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपके भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंधों को लेकर के। ये सारे के सारे संबंध जो है हमारे बहुत अच्छे रहे हैं सोवियत संघ से शीत युद्ध के दौरान, या फिर कहें पूर्व सोवियत संघ में, या फिर कहें 1991 से पहले के सोवियत संघ में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हमारे। मैं कह रहा हूं कि जितनी बार सोवियत संघ ने वीटो पावर का प्रयोग किया है उसमें सबसे ज़्यादा यूज उसने भारत के लिए किया है, और यूएनओ के अंदर सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का प्रयोग किया गया है वो सोवियत संघ के लिए ही, सोवियत संघ के द्वारा ही किया गया है। अब हम जो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है कि रूस और भारत के बीच संबंधों से दोनों को क्या लाभ है। अब आप देखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि भारत और रूस के संबंधों से भारत को क्या लाभ है, या पूछ लेगा सोवियत संघ को भारत के साथ संबंधों से क्या लाभ है। तो मैंने इसको एक क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश की है, और ये सॉल्व भी हो गया है। आप इसको समझिए कैसा है, और आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये। यानी रूस को क्या लाभ है और भारत को क्या लाभ है। सबसे पहले हम भारत को पढ़ते हैं। देखिए, सोवियत संघ और भारत के संबंधों से भारत को क्या लाभ है। पहली बात तो कश्मीर मुद्दे पर यूएनओ के अंदर सुरक्षा परिषद में जो है भारत की मदद होती है। कभी भी कश्मीर मुद्दे के ऊपर कोई पहल होती है तो हर बार सोवियत संघ वीटो पावर का प्रयोग करके सुरक्षा परिषद में भारत की मदद कर देता है। अब बात करते हैं सेकंड, भारत का अंतरिक्ष रक्षा नाभिकीय ऊर्जा में सहायता करता है। अंतरिक्ष में जैसे अभी राकेश और उनका जो अंतरिक्ष यात्री था वो गए और सकुशल वापस लौटे। रक्षा के क्षेत्र में आईएनएस विक्रांत का नाम सुना होगा आपने। आईएनएस विक्रांत भारत को दिया गया, जो एक बहुत ही बड़ा मतलब नौसेना के लिए रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने भारत को अपनी सेवाएं काफ़ी लंबे समय तक दी, और अब कुछ समय पहले तक वो भारतीय नौसेना में शामिल था। वर्तमान में उसको हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं नाभिकीय क्षेत्र में। नाभिकीय मतलब परमाणु क्षेत्र में उन्होंने बहुत मदद की है भारत की, और हमेशा मदद करता ही रहता है, इसलिए भारत को लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर पूरा समर्थन है सोवियत संघ का। भारत को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पे हमेशा से ही पूरा समर्थन मिलता रहा है, और भारत का एक बहुत ही बड़ा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर के सदैव भारत के पक्ष में रहता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। सबसे पहले इसकी बात करते हैं केंद्रीय एशियाई, जो केंद्र के एशिया के देश हैं। अब देखिए, केंद्र के एशिया के देशों के साथ में मित्रता करवाने में सोवियत संघ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपको बता दूं, जो सोवियत संघ है उसके जो करीब के एशिया के देश हैं वो केंद्र के एशिया के देश हैं, और वहां तक भारत की पहुंच नहीं थी, और उन देशों के साथ भारत की मित्रता कराने में सोवियत संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मतलब दूसरे देशों के साथ में मित्रता कराने में भी उसने हमारी मदद की। पानी के जहाज जैसे आईएनएस विक्रांत, नाम मैंने पहले ही बताया था आपको, आईएनएस विक्रांत वायु में मारने वाले जो एक फाइटर प्लेन है जिसका नाम है मिराज, नाम भी सुना होगा आपने। मिराज फाइटर प्लेन जो है, ये आईएनएस विक्रांत मिराज फाइटर प्लेन, और वर्तमान में अभी जो इतना, अब देखिए मैं जिस बात को कह रहा हूं उससे अब गंभीरता को समझिए, कितना गंभीर है भारत की दोस्ती को लेकर सोवियत संघ। अभी वर्तमान में चाइना एक एंटी मिसाइल जो प्रोजेक्ट है उसको खरीदना चाहता है सोवियत संघ से, अब जिसका नाम वर्तमान में रूस है। उसे एक एंटी मिसाइल या एंटी डिफेंस सिस्टम लेना चाहता है जिसका नाम है S-400, परंतु S-400 को सोवियत संघ ने या फिर कहीं रूस ने चीन को देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत का इसके प्रति भारत खुश नहीं था, और भारत को सोवियत संघ या फिर कहें रूस अब S-400 नाम की मिसाइल देने के लिए तैयार है, और कहा जा रहा है कि 2020 से 25 तक भारत के लड़ाकू जो उपकरण हैं उसके अंदर S-400 भी शामिल होगा। तो आप देखिए इस गंभीरता को, कितनी ज़्यादा गंभीरता है, या फिर कहें सोवियत संघ कितना गंभीर रहता है।
आगे बात करें, प्लेन आदि रूस द्वारा ही भारत को उपलब्ध कराए जाते हैं। जो प्लेन होते हैं वो भी हमारे को रूस ही उपलब्ध कराता है। देखिए अब जो मैंने अभी ये टॉपिक था, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे और इसको विस्तार पूर्वक, ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप जो है अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक लिख सकते हो। हालांकि इतना समय नहीं होता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, उसके हिसाब से हमें जो है चुनिंदा पॉइंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है। तो अगर आपको प्लीज़ अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक जो है वो ये है कि सोवियत संघ को लाभ बताने हैं अब आपको कि भारत और संबंध से सोवियत संघ को क्या लाभ थे। पहली बात तो भारत सरकार अरबों रुपए के हथियार खरीदती है सोवियत संघ से, जिसके कारण सोवियत संघ को सैनिक उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर के उभरता है भारत, और बहुत आर्थिक मदद होती है सोवियत संघ की। इसके बाद भारत रूस को अपना तेल आयात करता है, जिसकी बड़ी कीमत भारत अदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रूस की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत होती है। मैं बात करूं पूरे विश्व के अंदर दुनिया का सबसे अधिक तेल निर्यातक देश जो है वो रूस ही है। सबसे अधिक तेल जिस देश में पाया जाता है वो रूस के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद जो है सऊदी अरब आता है, पहले नंबर पर रूस है और वो सबसे ज़्यादा तेल बेचता है भारत को और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब हम बात करते हैं भारत की मदद द्वारा रूस संपूर्ण चीन, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, यानी चीन पर भी, पाकिस्तान पर भी और दक्षिण पूर्व जो एशिया है उस पर नजर रख सकता है। जैसे हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए थे पिछले चैप्टर में कि छोटे देश बड़े देशों को छोटे देशों की आवश्यकता क्यों होती है। एक सैन्य ठिकाने के रूप में भी भारत का वो प्रयोग कर सकता है और करता है। इसके बाद हम बात करें विश्व की उभरती आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा मित्र। अब देखिए देश के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तो फिलहाल जो है पूरे विश्व के अंदर स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 2020 और 30 तक आते आते भारत की जो आर्थिक स्थिति होगी परचेसिंग पावर के आधार पर वो बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी खराब हो गई पूरे विश्व के अंदर, इसीलिए स्थिति ठीक नहीं। अब हम बात करते हैं, ये चैप्टर अब हो चुका है फिनिश। देखिए मैंने अपनी तरफ से हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और किसी भी प्रकार के सवाल आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर फिर एक बार बोलता हूं पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नई वीडियो के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।